है ना। वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। तो देखें यहाँ पर कल की सिचुएशन ये थी, मैंने आपको ये बताया कि जो पाइडेंटिक है, पाइडेंटिक के पास फील्ड भी होता है। और फील्ड के अंदर क्या है कि ये आप डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, कल मैंने जब चैट जीपीटी से इसको पूछा तो वो ये बताता है कि आप ये जो डिफॉल्ट फील्ड दे रहे हैं ना, ये डिफॉल्ट फील्ड किसी काम की फील्ड है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि जो आपका जो एजेंट है, ये किसके पास जाता है? ये जाता है आपके एलएलएम के पास। और ये जो एलएलएम है, ये हर हाल में कोई ना कोई वैल्यू बनाकर देगा ही देगा। चाहे वो अपनी तरफ से दे, लेकिन ये वैल्यू तो बनाकर देगा। तो जब वैल्यू ये दे ही देगा, तो आपके सेट किए गए डिफॉल्ट वैल्यू को कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। आपने यहाँ पर जो भी नाम लिखा है, वो नाम वो इस्तेमाल करेगा ही नहीं। जैसे नीचे वाले में डिफॉल्ट हमने ट्रू किया, ना तो वो इसको यूज कर रहा है ना ऊपर वाले को यूज कर रहा है। क्यों यूज नहीं कर रहा है? क्योंकि एलएलएम ना, एलएलएम ढूंढता है कि उसको कहीं से वैल्यू मिल जाए। एलएलएम को कहीं से वैल्यू मिल जाए, तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दे रहा है? फंक्शन टूल को। फंक्शन। और उसके बाद इसके अंदर तो नहीं उसको मिला, जैसे कि नाम, इसको नाम और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सपोज करें अभी तो लिखा हुआ है अहमद और स्टूडेंट, लेकिन अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता, बल्कि चले हम सीक्वेंस से देख लेते हैं, अभी लिखा हुआ है तो ये अहमद और स्टूडेंट ही देगा। ठीक है, मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। यूवी रन मेन डॉट पी वाई। पहली प्रायोरिटी किसको देगा? फंक्शन टूल को। क्योंकि हमने इन सेक्शन में भी लिख दिया है यहाँ पर। अ, बल्कि क्यों कर रहे हैं ऐसे, उससे नहीं उठाया। लेकिन उस सर मेरी बात सुने। फंक्शन जी जी, टूल तो यहाँ पे नन किया हुआ है टूल चॉइस में। तभी तो नहीं उठाया ना, तभी तो नहीं उठाया ना। हाँ तो अच्छा, इसलिए प्योरिटी उसकी भी कम हो जाएगी उस हिसाब से। क्योंकि वो खत्म यूज हो ही नहीं जाएगी। कर पाया ना, वो यूज ही नहीं कर हम्म। पाया उसे। आपने, तो यहाँ पर इसने यूजर उठा लिया, नाम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आपने उसको टूल यूज करने के लिए इस लाइन में मना कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो फिर क्या होगा? फिर तो उसको टूल यूज करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर अहमद और स्टूडेंट, अब देखते हैं कि ये क्या देते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शन में बोला नहीं है कि ना टूल को यूज करो। इंस्ट्रक्शन में मैंने इसको बताया नहीं है कि टूल को यूज करो। यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन में बोल देता हूँ, ऑलवेज यूज अ हेलो फंक्शन टू से हेलो टू यूजर। ठीक है, अब चलाते हैं ताकि वो हमारे फंक्शन टूल को यूज करे और उसके अंदर से उसे ताहा और स्टूडेंट मिल जाए। देखें, ये अहमद इसको मिल गया और स्टूडेंट ट्रू भी इसे मिल गया। तो क्यों? इंस्ट्रक्शन को जाहिर है उसने फॉलो किया और टूल को चलाया, उसके अंदर से डाटा मिल गया। अगर मैं इस वाली लाइन को वापस लेकर आ जाऊं, जो कि फंक्शन टूल को यूज करने मना करते, भले मैंने इंस्ट्रक्शन के अंदर लिख दिया, तो फिर क्या होगा? वो अहमद देगा क्या नहीं देगा, ये बताएं। नो सर, नहीं दे रहा था, कल भी चेक किया। वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि टूल को यूज नहीं कर पा रहा है। तो उसने क्या किया है, अपने तरफ से लिख कर दे दिया। ये यूजर क्या है? ये अपने तरफ से लिख कर दे दिया। ये स्टूडेंट क्या है? ये अपने तरफ से लिख कर दे दिया। तो इसके मतलब ये हुआ कि टूल तो अभी इस्तेमाल वो कर नहीं पा रहे, तो हम टूल को ना इस्तेमाल करने वाला कोड हटा देते हैं, टूल को हटा देते हैं और टूल को हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा कोड सिंपल हो गया और यहाँ से इंस्ट्रक्शन में भी हटा देते हैं। अच्छा, अब आ गए आप यहाँ पर। अब हमारा माइंड कहाँ पर जाना चाहिए?
हमारा माइंड जाने चाहिए कि अब ये बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू उठाए। तो मैंने कल इस चीज़ को जब पूछा चैट जीपीटी से, तो वो कह रहा है कि देखो एलएलएम जो है ना, वो हर सूरत में आपको कोई ना कोई वैल्यू उठाकर देगा ही देगा। तो आपका जो एलएलएम है, अगर आप उसको वैल्यू मिल जाती है आपकी तरफ से तो ठीक है, वरना वो क्या करेगा, वो हेलुसिनेशन करके कोई भी वैल्यू दे देगा। तो ये वाली चीज़, इसको तो जगह ही नहीं मिल रही है कि ये आकर सेट हो पाए, इसको जगह ही नहीं मिल रही है। तो फिर क्या, कैसे होगा ये पॉसिबल, कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा कि आप इस डिफ़ॉल्ट, जब ये डिफ़ॉल्ट को देख ही नहीं रहा तो आप इस डिफ़ॉल्ट को हटा देना। अच्छा, मैंने क्या आपको करके दिखाया? मैंने आपको करके नहीं दिखाया ना कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब अभी चला कर दिखाऊं कि ये क्या जवाब दे रहा है आपको। टूल क्योंकि हटा दिया मैंने, तो अब हमें देखना है कि क्या ये अब उठाएगा ताहा। ये नहीं उठा रहा है। अब इसने क्या कर दिया, यूज़र को गेस्ट बना दिया, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे रही है। तो ये इसने इसको नहीं उठाया है। तो चले हम डिफ़ॉल्ट हटा देते हैं जब ये यूज़ ही नहीं कर रहे तो, और ये भी हटा देते हैं। अब ना, ये जो एलएलएम के पास जो चीज़ जा रही है ना, वो जा रही है ये डिस्क्रिप्शन। अभी इस सूरत में मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो नहीं है। अब तो आप पक्का यही बोलेंगे कि भाई अब तो वो अपने तरफ से कुछ भी बना कर दे देगा ना। तो डिफ़ॉल्ट तो पहले भी नहीं उठा रहा था वो, और टूल भी नहीं है, तो वो अपनी तरफ से यूज़र बना कर दे रहे हैं नाम में, और स्टूडेंट का भी फॉल्स वो अपनी तरफ से लिख कर दे रहा है। तो ये चीज़ जो है वो समझ आ गई। अब आप इस डिस्क्रिप्शन को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, यूज़र, व्हेन यूज़र डोंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, यूज डिफॉल्ट वैल्यू ताहा। अब ये जो ताहा है ना, इसको हम देखते हैं कि क्या ये आएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ मैं, आया? जी सर। तो क्या समझ ठीक आया है। इससे हमें? सर डिस्क्रिप्शन है फॉलो मतलब कर रहे हैं। एलएलएम के पास ये डिस्क्रिप्शन जाती है, डिस्क्रिप्शन को भी शायद जो है रीड वैसा करता है। नहीं डिस्क्रिप्शन को कर फॉलो कर रहा है, ये पाता है। डिफॉल्ट वैल्यू को वहां पर नहीं देख रहा। जी, तो डिस्क्रिप्शन को वो देख रहे हैं। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर आकर ट्रू कर दूं, तो क्या होगा? स्टूडेंट हो जाएगा। ये कर स्टूडेंट भी ट्रू देगा हो जाएगा। स्टूडेंट। तो हमें प्रायोरिटी समझ आई। अगर टूल के अंदर स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट है कि नहीं है ये लिखा हुआ नहीं हो टूल के अंदर, तो वो टूल को यूज करेगा, लेकिन अगर उसको नहीं मिलता तो वो अपनी तरफ से लिख देगा। अच्छा, आप ये टूल के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन दे दें तब भी वो टूल से निकाल के यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन लगा देगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पाइडेंटिक के डिफॉल्ट वाले पैरामीटर के जरिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, तो वो आपके सामने है कि वो उठा ही नहीं रहा उसे। वो क्या उठा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन को उठा रहे हैं। तो मतलब हम डिस्क्रिप्शन जो है, इसमें अगर कोई चीज़ करवानी है इस वाले एट्रीब्यूट के अंदर, तो हम वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे तो एलएलएम वो काम करके हमें दे देगा। तो क्या ये चीज़ हमें समझ आ गई जो कल जिसमें हम कंफ्यूज थे? जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक है आपका एजेंट ए, एक है आपका एजेंट ए, और एक है आपका एजेंट बी। तो एजेंट ए तो आपको पता है कि वो मास्टर एजेंट होगा, है ना? और उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर जो एजेंट बी है, अगर सिर्फ उसकी बात करें, तो क्या एजेंट बी को हैंड ऑफ करते हुए और एजेंट एस टूल करते हुए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखें दोबारा से, मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके, रुकें एक मिनट। देखें, एजेंट बी है, सर कंट्रोल का डिफरेंस है ना। कंट्रोल का डिफरेंस है। एजेंट है ए,
और एजेंट है बी। बी जो है वो जाहिर है स्पेशलिस्ट है किसी काम में। तो अब ये जो एजेंट बी है, इस एजेंट बी को आप दो तरीके से एजेंट ए को दे सकते हैं। कैसे? एक आप दे सकते हैं हैंड ऑफ के जरिए, और एक आप दे सकते हैं हैश ए, पे। एजेंट एज टूल। तो एजेंट एज टूल के जरिए भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि जब आप हैंड ऑफ करके देते हैं एजेंट बी को एजेंट ए को, या आप एजेंट एज टूल के जरिए देते हैं एजेंट बी को एजेंट ए को, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में कंट्रोल का डिफरेंस है। मतलब जो पायलट सीट है ना, देखें, जो आपका एरोप्लेन है, जो आपका एरोप्लेन है, तो वो एरोप्लेन जो है उसमें जो पायलट है, वो पायलट जो है ना, वो अपनी पोजीशन, मतलब अगर ये एजेंट ए है, तो एजेंट ए क्या करता है, अपनी पोजीशन को लेफ्ट करके वो एजेंट बी को अपनी सीट पर बैठा देगा, और कहेगा कि अब जो है वो ये प्लेन जो है वो तुम ऑपरेट करो। ठीक है? तो एजेंट बी आ गया, ये मेन पायलट बन गया। मतलब एजेंट ए हट जाता है और एजेंट बी आके कन्वर्सेशन संभाल लेता है। ये क्या है? हैंड ऑफ है। लेकिन एजेंट एस टूल में ऐसा नहीं होता। एजेंट एस टूल में पायलट चेंज नहीं होता, एजेंट ए ही रहता है अपने जगह पर। बस वो टूल की तरह इससे सवाल जवाब लेता है और इसको दे पाता है किसको, अपने यूजर को जवाब। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ आया? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हैंड ऑफ होता है तो एजेंट बी कंट्रोल ले लेता है अपने पास, मतलब एजेंट ए को हटा कर वो खुद आ जाता है, एजेंट ए को हटाता है और खुद आ जाता है, मेन एजेंट खुद बन जाता है। लेकिन एजेंट एस टूल में ऐसा नहीं होता। एजेंट एस टूल में एजेंट ए ही रहता है मेन एजेंट, और वो टूल के तौर पे यूज करता है। जैसे टूल हमने बनाया अभी, वैसे ही टूल को टूल के तौर पे एजेंट को यूज कर लेता है। इन दोनों में की डिफरेंस क्या है, बता सकते हैं आप? सर कंट्रोल का ही है ना सर। कंट्रोल का है, बिल्कुल। कंट्रोल छोड़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का देने का जस्ट उसमें चला जाता हैंड्स ऑफ में, जब हम हैंड ऑफ करते हैं, जब हम टेक ओवर दे देते हैं, तो हम सब कुछ ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दे देते हैं ना। और जब एज अ टूल है तो उसमें हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फर्स्ट एजेंट के पास ही रहती हैं, जो मेन एजेंट पहले वाला होता है। फिर हम एज अ टूल बस उस नए एजेंट को यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें मैं एक चीज आपको और बताऊंगा। एक चीज ये है कि एजेंट ए जो होता है ना आपका, एजेंट ए जो है आपका, वो टूल्स को कॉल करता है। आपको इस बात का पता है ना कि वो उसके पास टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, यस। और वो टूल को कॉल करता है। तो इसके पास एक चीज होती है पैरेलल टूल कॉलिंग। क्या चीज होती है? पैरेलल टूल कॉलिंग। पैरेलल टूल कौन? पैरेलल टूल कॉलिंग के मतलब पता है क्या है? पैरेलल टूल कॉलिंग के मतलब ये है कि एक ही टाइम पर, एजेंट टूल गार्डियन सब एक साथ ही चलेंगे। नहीं, रनिंग। एक ही टाइम पर बहुत सारे टूल्स को चला सकता है वो, उसकी पावर है कि वो एक ही टाइम पर बहुत सारे टूल को एक ही टाइम पर चला के उसके अंदर जो भी रिटर्न है वो एलएलएम तक दिखाए ले जाकर। एक एक करके भी हम्म। चला सकता है और एक ही टाइम पर बहुत ज्यादा टूल्स भी चला सकता है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, पैरेलल टूल कॉलिंग की पावर? यस। है। जी सर। ये चीज आप अगर सोच के देखें, अगर हैंड ऑफ हो रहे तो हैंड ऑफ में एक टाइम पर एक ही एजेंट आ सकता है। लेकिन जब एजेंट एज टूल अगर दूसरे एजेंट और भी एजेंट बना देते हैं, स्पेशलिस्ट एजेंट सी बना देते हैं, ठीक है, और एक बना देते हैं एजेंट डी बना देते हैं। अभी ये एजेंट सी जो है, इसको भी मैं टूल की तरह यूज कर रहा हूँ और डी को भी मैं टूल की तरह यूज कर रहा हूँ। आप की डिफरेंस समझिएगा। बड़ा मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जो पैरेलल टूल कॉलिंग है ना, इसकी लॉजिक जब एजेंट एस टूल पे अप्लाई करें, तो इसको इसको और इस वाले को एक ही टाइम पर एजेंट एस टूल की मदद से चला सकता है। कौन? आपका एजेंट ए। एक ही टाइम पर तीन एजेंट को यूज कर पा रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि तीनों टूल के तौर पर एजेंट ए के पास आए हुए हैं। हैंड ऑफ में ऐसा नहीं होता। हैंड ऑफ में क्या होता है, एक आएगा, पोजीशन संभालेगा, और फिर वो डिसाइड करेगा कि अच्छा मैं भी अगर इस काबिल नहीं हूं ना, तो फिर मैं अपनी पोजीशन छोड़ के इसको पकड़ा दूं, ये संभाले। समझ आ रही है बात?
जी जी सर। जी प- सर। यस पक्का सर। पक्का समझ आ रहे हैं ना ये हैंड ऑफ और एजेंट एज टूल में ये वाला डिफरेंस, कि ज्यादा एजेंट यूज हो जी पाएंगे सर। पैरेलल टूल कॉलिंग के जरिए, क्योंकि इसकी पावर होती है एक ही टाइम पर ज्यादा टूल कॉल कर लो, और ये सारे एजेंट जब टूल ही बने हुए हैं तो इनको एक साथ यूज कर पाएगा वो एक ही चक्कर में, एक ही टर्न में, टोकन भी जाया नहीं होंगे ज्यादा। तो एजेंट एज टूल की तो पावर सर ये है। अच्छा ये है कि हम एजेंट इस टूल यूज करें, हैंड ऑफ को ना यूज करें। ये अच्छी चीज़ है कि आप एजेंट एज टूल को यूज़ करें, क्योंकि भाई ज़्यादा स्पेशलिस्ट एक ही टाइम पर यूज़ कर पाएंगे ना। और हैंड ऑफ का अपना एक वो होता है सिनेरियो, हैंड ऑफ का सिनेरियो ये है कि हैंड ऑफ जो है वो एक अलग ही वो है। अ, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा मुझे लगा मेरा चलें ये हो गया, हमें ये चीज़ भी इस इन दोनों के की डिफरेंस समझ में आ चुका है कि हैंड ऑफ और एजेंट एज टूल में क्या होता है। तो जवाब में ये है कि अ हैंड ऑफ डेलीगेट अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, a handoff delegate a full responsibility, and agent as tool keeps agent A responsible। तो ये इसका जवाब है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हमारी बारी जी है सर। इसको देखने की कि ये क्या है। इफ एजेंट यूज टूल एंड टूल गेट्स एन एरर, हाउ एसजीके विल हैंडल इट। If agent use tool and tool gets an error, how SDK will handle it? The full exception traced back is formatted as a string include in the tool output message sent to the LLM। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ शायद आपने करके ना देखी हो, इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। अभी इस स्ट्रक्चर आउटपुट हटा देते हैं, ठीक है, सिंपल रखते हैं ना कोड को। और अपना एजेंट है और उसका एक जवाब है और एक टूल बनाना है हमें। अच्छा, टूल बनाकर मैं ये करूँगा कि फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाते हैं, और डेफिनेशन के साथ कहते हैं वेदर टूल है ये, वेदर टूल है ये। ठीक है, और वेदर टूल के अंदर रिटर्न होकर हम दे रहे हैं जवाब, क्या दे रहे हैं, वेदर का जवाब, वेदर का जवाब। वेदर इन कराची इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अभी सेट करता हूँ, मैं इससे परेशान नहीं हूँ। ये वेदर जो है, वेदर बेसिकली एक आपका वेरिएबल है, और कराची भी आपका एक वेरिएबल है। तो कराची की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिटी। सिटी। और ये जो सिटी है ये आप यहाँ एज अ पैरामीटर ले सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। और जो ये वेदर है, और जो ये वेदर है, ये वेदर एक आपका वेरिएबल है जो कि एपीआई कॉल के जरिए आता है आपके पास। अच्छा, एपीआई कॉल करनी है हमें, ठीक है, बल्कि मैं अभी नहीं करता एपीआई कॉल, अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ही झूठ मूठ लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ वेदर मतलब अ, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, रेन लिख देते हैं। ठीक है, इट्स रेनिंग इन कराची, ठीक है, ये सही हो गया। जवाब आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रिटर्न हो रहे हैं, और इसको हम दे देते हैं एक टूल। आपको समझ आ रहा है ना कि ये जवाब दे देगा और ये चल जाएगा। जी सर। ऑलवेज यूज जी वेदर सर। टूल, ऑलवेज यूज वेदर टूल इफ यूजर आस्क अबाउट वेदर। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। ठीक है, तो ये क्या होगा, कराची को डालेगा पैरामीटर में, ये कराची को पैरामीटर में डालेगा,
और उसके बाद एक वेरिएबल में ये स्ट्रिंग उठाएगा तो एक जुमला रिटर्न करेगा यहाँ से, इट्स रेनिंग इन कराची। और वो जो है जवाब में आपको दे देगा लाकर, है ना। तो आए चलें इसको देखते हैं चलाकर। तो क्या जवाब दे रहा है? इट इज रेनिंग इन कराची राइट नाउ, वुड यू लाइक मी टू वुड यू लाइक टू नो मोर डिटेल अबाउट द वेदर। ठीक है, तो ये इसका जवाब दिया है इसने। कोई एरर नहीं आया, सब सही था। आपको आपने देखा ना, सब सही था, कोई एरर नहीं है इसमें। आए, ये जो वेदर की कंडीशन है, इस वेदर की कंडीशन को एपीआई कॉल करवाते हैं। ठीक है, इसको एक यूआरएल देंगे और यूआरएल से बोलेंगे वेदर निकाल के मुझे दिखाओ। अच्छा, अब देखें, एक चीज होती है आपको भी पता है, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी, वो है फ्रॉम रिक्वेस्ट, ये रहा, है ना, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी। बल्कि इंपोर्ट आएगा इसमें, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, इस रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी में यहाँ पर हम क्या क्या दे सकते हैं, हम यहाँ पर यूआरएल देते हैं और भी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं यूआरएल इस स्ट्रिंग के फॉर्म में। और उस यूआरएल को हम क्या देंगे, उस यूआरएल को हम निकाल लेते हैं google.com या कुछ ऐसा निकाल लेते हैं, लिखा हुआ पहले से, लिखा लिखा है यूआरएल google.com। अच्छा, अब ये जो google.com है, मतलब ये जो है, इसको मैंने कर लिया है कॉपी, और मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और इस यूआरएल को थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ मैं, जैसे कि google.com। अच्छा, इस google.com को मैं कह देता हूँ कि taha.com। आपको और मुझे दोनों को पता है कि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, या शायद हो, हमें ये कंफर्म ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसी वेबसाइट निकल ना है ना। तो पहले देख लेते हैं। मुझे लग रहा है वेबसाइट कहीं निकल ही ना है, चल तो रही है वैसे। नहीं है वेबसाइट, दिस साइट के नॉट बी रीच, मतलब ये वेबसाइट, इस डोमेन के ऊपर कोई भी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। हमें भी ऐसे ही चाहिए था। तो अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें आएगा एरर। आप समझ रहे हैं? 404 पे एरर। भाई, हमने एक एपीआई कॉल की, और एपीआई के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। तो जब जवाब मिला ही नहीं उसे, तो एरर आ गया। और रिटर्न में तो वो बाद में पहुंचेगा ना। अब ये सवाल ये कह रहा है कि अगर चलते हुए, इफ एजेंट यूज टूल, हमने एजेंट को टूल यूज करवाने। हम एक मिनट रुकते हैं, अजान हो रही है, उसके बाद हम करते हैं। आपको ये चीज़ समझ आया ना कि एपीआई कॉल आपने कर दिया, और यहाँ पर आप इस एपीआई, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो लेकर के आएगा। और जब वो लेकर ही कुछ नहीं आ रहा, तो होगा क्या, देखिए, मुझे और आपको कुछ आइडिया, आपको और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। सवाल जो है उसके मुताबिक, इफ एजेंट अगर टूल का यूज़ करे और टूल के अंदर एरर आ जाए, तो एसडीके इसको कैसे हैंडल करता है? क्या आपके चलता हुआ जो प्रोग्राम है वो रुक जाता है? होता है क्या है? ये हम करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एरर जबरदस्ती का लेकर आए, एक एरर, और उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, एजेंट एसजी के जो चल रहा है प्रोग्राम, चलता हुआ प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, लैपटॉप फट जाएगा, क्या होगा देखेंगे अभी हम। तो चलाते हैं इसे, यूवी रन मेन डॉट पी वाई, देखते हैं क्या जवाब देगा, और हम प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पर भी जाएंगे। आई एम करेंटली हैविंग ट्रबल एक्सेसिंग वेदर सर्विस फॉर कराची। ठीक है, इसने एक जर्नल सा जवाब दे दिया कि अभी मेरे पास सर्विस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब क्या है ना कि इसका
जवाब इसको मिला क्या, वो हमें देखना है। तो वो हम देख पाएंगे। एक मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई को, ताकि हम देख पाएं कि उसने किस तरीके से जवाब दिया। लॉग्स में जा, डैशबोर्ड में जाते हैं पहले, लॉग्स में जाते हैं, ट्रेसेस में जाते हैं, सबसे आखिरी वाला जवाब देखते हैं क्या है। 6:26 हमारा वाला, ये इससे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये पूरा दिखा रहे। तो रिस्पॉन्स नंबर 1 को देखते हैं। ये कह रहा है इसके पास वेदर टूल है। ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स टेक्स्ट में देना है, सब कुछ ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमने क्या दिया, ऑलवेज यूज वेदर टूल, बिल्कुल ठीक है इंस्ट्रक्शन है। इनपुट हमने क्या दिया, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची। तो सवाल भी यूजर ने जो पूछा वो सही है। इसने, क्योंकि देखें ऊपर बता रहे हैं ना कि इसके पास वेदर टूल है, और वेदर टूल को अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका स्कीमा भी आप देख पाते हैं कि ये एक सिटी का पैरामीटर लेता है इस स्ट्रिंग में। तो इसने इसको पढ़ा और पैरामीटर में सिटी में कराची डाल के टूल को चलाने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वेदर टूल चला। अब ये वेदर टूल वाला वो है रिस्पॉन्स, वेदर टूल चला और हुआ क्या, एरर आया। एरर किस चीज में आया, एरर आया कि मॉड्यूल चलते हुए ऑब्जेक्ट टूल में error। इज नॉट कॉलेबल। और वेदर टूल कॉल जो है वो, ये क्या हमने टूल यहाँ पर एजेंट को नहीं दिया, बिल्कुल सही टूल दिया है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, नहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। मतलब इसको टूल दिख रहा है और उसने बताया भी ना कि उसके पास एक टूल मौजूद है जिसमें कराची डाला है उसने। तो इसका स्कीमा भी सही मिल रहा है, इसका जो है वो भी सही मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं, टूल बना बनाया टूल है, वो भी सही मिल रहा है। उसके अंदर ये कराची डाल भी रहा है इसके पैरामीटर में। तो नीचे अगर आप आए, इसने कराची डाला, आउटपुट कैसा आया देखें, किसका आउटपुट है ये, एन एरर अकर्ड while running the tool please try again। एरर क्या है, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। और फिर से क्या हुआ, दोबारा चलो, दोबारा चल के बताता है कि वही इंस्ट्रक्शन वही है, और व्हाट इज द ये है, फिर इसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, उसके बाद आउटपुट में क्या आया। अब क्या है, अब एलएलएम ने बोला कि अच्छा ठीक है, आउटपुट तो वहां से मिल नहीं रहा, कुछ एरर वेरर वाला आउटपुट मिल रहा है, तो मैं अपना खुद का बना देता हूँ फिर आउटपुट। तो उसने क्या बना दिया, इट सीम्स आई एनकाउंटर्ड हेलुसिनेट इशू, करके दे दिया। अपने तरफ से एक मैसेज बना दिया कि भाई अभी तो मैं इसको जैसे आप बैंक जाएं तो बैंक वाले बोलते हैं ना कि अभी सर सिस्टम डाउन है, बाद में आना। तो ये ऐसे ही यही अच्छा। वाला, आई सीम, मोस्टली यही काम करते हैं। आई सीम्स आई सिस्टम एनकाउंटर डाउन जा रहा इन एन इशू वाइल फैचिंग द वेदर इंफॉर्मेशन। तो मतलब ये वही इसने कह दिया भाई अभी करंटली एक्सेस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि समझदारी इसने दिखाई, पीछे एरर आ रहा था, उसने आगे बोल दिया कि अभी भाई मेरे पास है। नहीं है, आपकी बाद। आवाज कट रही है। ओके, मेरी आवाज़ कट रही है आप सबको। नो सर। नहीं सर, अभी नहीं तक सर, सही है। अच्छा, तो ये एरर रनिंग टूल जो है ये हमने देख लिया ना, और ये लास्ट वाला रिस्पॉन्स जो है ये भी हमने समझ लिया, देख लिया, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पे हमें ये चीज़ें दिख गई। अब इसको वापस कोड में आते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करके समझते हैं। हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि अपना एजेंट जो है उसने बोला कि मेरे पास ये टूल मौजूद है। सवाल था यूज़र का, कराची का वेदर बताओ, इसके पास वेदर बताने वाला टूल था। एजेंट ने बोला एलएलएम को कि देखो मेरे पास टूल भी मौजूद है, एलएलएम ने बोला तो चलाओ इसे। तो ये टूल चलाया, और चला के जो सिटी है वो यहाँ से निकाल के सिटी इसके अंदर डाल के पहली वाली लाइन चलाई। पहली वाली लाइन चलाते ही क्या आया, एरर। सर, और एरर आया तो आपका जो टूल है उसके अंदर एरर आ गया, आपको मैंने वहां पर भी दिखा दिया प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पे, ताकि आप ये ना बोले हमें कैसे पता एरर आया कि नहीं आया, आया। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या एलएलएम ने प्रोग्राम रोका, नहीं सर, उसने जवाब अपना हाँ जी दे जवाब दिया दे ना, दिया स्ट्रिंग फॉर्म में। जवाब दे जी दिया। सर। टूल में तो एरर था, फिर जवाब कैसे दिया, और अगर ये ऐसा हुआ, एरर हम क्यों नहीं आया यहाँ पे?
हमने देखा ना तो हमारा प्रोग्राम रुका, चलता हुआ प्रोग्राम रुका, ना कोई ऐसी बात हुई कि जिससे हमारे प्रोग्राम का फ्लो खराब हुआ। तो ये एरर हैंडलिंग हुई कैसे? एरर तो था यहाँ पर, एरर हैंडलिंग हुई कैसे? फंक्शन टूल में मेरे ख्याल में बाय डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग है, एसडीके में भी है और फंक्शन टूल में भी है। एसडीके खुद ही हैंडल करता है अब जी वो सर, इसमें खुद ही आप लोगों ने करता है। आप लोगों ने ये बताया कि फंक्शन टूल का जो होता है डेकोरेटर, वो इसके अंदर आने वाले एरर को खुद ब खुद हैंडल करता है। कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि करता कैसे। आप सबको ये तो पता है कि टूल के अंदर आने वाला एरर वो हैंडल खुद ही करता है, और इसका सबूत है प्रोग्राम रुका ही नहीं, उसने जवाब दे दिया बना के। लेकिन करता कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करता है। तो आइए इसको समझते हैं। हम फंक्शन टूल के डेकोरेटर को ओपन करेंगे और इसके अंदर टूल फंक्शन की क्लास को ओपन करेंगे। फेलियर फंक्शन वाले को करेंगे, देख लेता हूँ मैं किसके अंदर जाना है। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखकर बताया हुआ है। बस एरर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की होगी सर। वो हमें ढूंढना पड़ेगा, अभी हम उसको ढूंढते हैं ना, वापस से इधर से चलते हैं। और ये है फेलियर एरर फंक्शन। इस क्लास को मैं ओपन अगर कर पाऊँ, ये है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की क्लास जो है वो, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है वो। अब मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ इनमें से कोई है, लेकिन वो कहाँ पर है? टूल वाला ना, टूल वाला दिखा था मुझे भी। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी सर। अटक अटक की तो नहीं आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल सही है। अच्छा। ठीक है अ, सर। अच्छा देखें ये, अ, हम ये देख रहे थे कि एरर अगर आ जाए टूल में तो वो कैसे हैंडल करेगा। तो मैंने क्या आपको दिखाया कि फंक्शन टूल का डेकोरेटर ओपन करेंगे। ठीक है, इसको F12 प्रेस किया तो देखिए ये खुला। इसके ठीक ऊपर ये देखें क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। ये बाय डिफॉल्ट एरर हैंडल करने के लिए इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है कि अगर एरर आ जाए तो उसके साथ क्या करना है। अगर एरर आ जाए तो उसके साथ क्या करना है, वो ये वाला फंक्शन संभालता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये है डॉक स्ट्रिंग, इसको तो छोड़ दें, रहने दें। इसको देखें, ये रिटर्न क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं एन एरर अकर वाइल रनिंग द टूल। एन एरर अकर वाइल रनिंग द टूल, ये एक मैसेज है, प्लीज ट्राई अगेन। और जो आपका एरर आया ना, जो आपका एरर आया वो इस जगह पर लिखा गया। आए इसको प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई पर ढूंढते हैं। हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना कुछ। एन एरर अकर, ये देखें,
ये लिखा आ रहा है एन एरर अकर वाइल रनिंग दिस टूल। ये वही मैसेज है जो हमें यहाँ से मिलता है, एन एरर अकर वाइल रनिंग द टूल, प्लीज ट्राई अगेन। एरर के बाद जो भी लिखा हुआ है वो आपका एक्चुअल एरर है। तो दोबारा से जाते हैं, प्लीज ट्राई दिस, एरर के बाद ये जो लिखा हुआ है ना, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल के मतलब ये है कि एरर आया है, ये एरर है आपका। और ये एरर, इसने प्रोग्राम को क्यों नहीं रोका पता है आपको? इसने प्रोग्राम को क्यों नहीं रोका, ऐसे कोई चलते हुए प्रोग्राम को डिस्टर्ब क्यों नहीं किया? इतने जबरदस्त तरीके से एरर हैंडलिंग की है इन्होंने। इन्होंने क्या किया कि डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन के अंदर पहले आपका आया हुआ एरर आता है, ठीक है, और वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, वो एरर रहता ही नहीं है। और स्ट्रिंग क्या होती है, ये स्ट्रिंग पहुंचा दिया जाता है एलएलएम को। एलएलएम इसको एरर को मैसेज की तरह पढ़ता है और फैसला करता है कि अच्छा अगर एरर आ गया तो मैं अपनी तरफ से जवाब दे देता हूँ बना के। तो फंक्शन टूल के अंदर अगर कोई एरर आ जाए तो वो एरर आपके प्रोग्राम को रोकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एरर स्ट्रिंग बना दिया जाता है, और जो स्ट्रिंग है वो पहुंचा देते हैं हम अपने एलएलएम को। एलएलएम उसको पढ़ता है और पढ़ के फिर डिसाइड करता है कि अगर इसमें एरर है तो मैं बना देता हूँ जवाब। अब आप एक्चुअल क्वेश्चन को पढ़ें, इफ एजेंट यूज टूल और उसमें एरर आ जाए तो एजेंट एसडीके कैसे हैंडल करता है? तो इसका जवाब क्या है कि फुल एक्सेप्शनल ट्रेस बैक इज फॉर्मेटेड एज अ स्ट्रिंग, पूरा का पूरा एरर स्ट्रिंग बन जाता है एंड इंक्लूडेड इन द टूल आउटपुट मैसेज सेंड टू एलएलएम। और वही स्ट्रिंग वाला मैसेज एलएलएम को दिखाया जाता है, जिस पर एलएलएम आपका डिसाइड करता है कि उसको करना क्या है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? देखिए, मालूम तो पहले से था आपको कि फंक्शन टूल के डेकोरेटर के अंदर जो फंक्शन होता है उसमें कोई एरर आ जाए तो वो हैंडल कर लेता है खुद ही। लेकिन ये करता है कैसे हैंडल? ये ऐसे हैंडल करता है कि आपके आए हुए एरर को ना, वो एरर नहीं रखता, उसको स्ट्रिंग बना देता है। जैसे कि कोई भी एरर होता है ना, मॉडल बिहेवियर इज नॉट वर्किंग, या इस तरीके से ये इस क्लास से एरर आ गया, या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कोई भी एरर है ना, वो एरर रहता ही नहीं है, वो स्ट्रिंग बन जाता है, और स्ट्रिंग में बना तो मैसेज बन गया वो। तो मतलब आपका जो एरर है वो बेसिकली एक मैसेज बन चुका है, और मैसेज जो है उसके पास इतनी, देखें, देखें मैं आपको एक और अच्छी एग्जांपल दूं। ये देखें, ये मैंने क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है मैंने? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी सर। सर एरर लिखा हुआ है स्ट्रिंग के एरर साथ। लिखा जी हुआ है सर, आ सर। गया आवाज। एरर, एरर लिखा है, एरर लिखा है। अगर मैं इस एरर को चला दूं तो क्या मेरा प्रोग्राम रुकेगा? दो सर, एरर लिखा हुआ आ जाएगा। तो है तो ये एरर ना, रुक क्यों नहीं रहा? एज अ स्ट्रिंग में है ना सर। सर ये स्ट्रिंग में स्ट्रिंग में एरर है ना, लिखा तो वो हुआ है। तो वैसे ही छापेगा। ये हो रहा है वहां पर, आपके एरर को एरर रखा ही नहीं जाता, उसको स्ट्रिंग बना दिया जा रहा है। तभी तो आपका एलएलएम या फंक्शन टूल का जो डेकोरेटर है, वो डेकोरेटर तभी तो किसी भी किस्म के एरर को हैंडल कर पा रहे हैं वो, क्योंकि एरर को एरर रहता ही नहीं है, एरर को स्ट्रिंग बनाकर एलएलएम को दिखा देते हैं हम। एलएलएम को दिखा देते हैं कि देखो ये एरर आ रहा है, फिर वो डिसाइड कर लेता है कि अच्छा इसके अगर एरर आ रहा है तो मैं खुद ही बना कर दे देता हूँ जवाब। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सवाल समझ आ गया ना कि कैसे हैंडल करता है वो, आपके एरर को स्ट्रिंग बना के एलएलएम जी को सर। दिखा देता है। जी सर। अच्छा, इस क्लास का नाम में भी आपको ज़रूरत पड़ जाए याद रखने की, आप ढूंढना चाहते हैं तो ये फंक्शन टूल का डेकोरेटर है, इसके ऊपर F12 प्रेस करेंगे तो आप जो है वो जी सर। पहुंच जाएंगे एक फाइल में। इस फाइल के ठीक ऊपर यहाँ पर है, इसका नाम है डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन, इसका नाम है इसका, जिसके अंदर ये आपका हैंडल कर है। अच्छा, उसके बाद जो है
उसके बाद जो है फिर हम ये करते हैं कि आगे चलते हैं। हाउ कैन यू यूज द एजेंट हुक क्लास टू रिसीव लाइफ साइकिल इवेंट। ये कह रहे हैं हाउ कैन यू यूज द एजेंट हुक क्लास, आप एजेंट हुक क्लास को कैसे यूज करते हैं टू रिसीव लाइफ साइकिल इवेंट। टू रिसीव लाइफ साइकिल इवेंट, आप एजेंट हुक की क्लास को कैसे यूज करते हैं कि आपको लाइफ साइकिल इवेंट जो है वो पता चले। देखें ये जो लाइफ साइकिल इवेंट है ना, ये है, इसको देखते हैं पहले ये क्या है। लाइफ साइकिल इवेंट अगर मैं यहाँ पर आप लिख दूं आपके लिए, लाइफ साइकिल इवेंट, तो आपने ये चीज बार बार सुनी है कि रनर आपका क्या करता है, प्रोग्राम स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद आपका एजेंट एक्टिव होता है। एजेंट एक्टिव हुआ तो वो अपने पास जो है वो सारी चीजें एक्टिव करता है, पहले टूल, उसका हैंड ऑफ, उसका गार्ड रेल, ये सारी चीजें एक्टिव होती हैं। उसके बाद वो लेकर जाता है ये सारी चीजें किसके पास, एलएलएम के पास। तो एलएलएम फिर उसको देता है जवाब, कहता है कि एजेंट अब ये काम करो। फिर एजेंट क्या करता है, फिर एलएलएम के पास जाता है, फिर एलएलएम कहता है अच्छा ठीक है फिर अब ये काम करो। फिर एजेंट दोबारा से एलएलएम के पास जाता है, तो इन लोगों का एक साइकिल चलता रहता है ना। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम जो है वो चल बल के ख़त्म हो जाता है। जब आपका फाइनल आउटपुट में रिजल्ट आ जाता है तो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये एक साइकिल है। पहले क्या चला, पहले चला आपका रनर स्टार्ट हुआ, फिर आपका एजेंट स्टार्ट हुआ, फिर एजेंट ने अपने टूल, हैंड ऑफ, गार्ड रेल को स्टार्ट किया। उसके बाद जो है फिर एलएलएम के पास गया, एलएलएम ने बोला ठीक है दोबारा से, ये इनका एक पूरा ये वाला जो है ये पूरा साइकिल चल रहा है इनका, कि वो इसके पास जा रहे हैं या उसके पास जा रहे हैं। तो ये है लाइफ साइकिल। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले क्या चलता है तो आप क्या बताएंगे। लाइफ साइकिल में रनर। सबसे पहले रनर चलता है। अब हम थोड़े देर के लिए रनर को हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट पहले तो रनर ही चलता है ना। हम हटा देते हैं, सिंपल करते हैं। अब मुझे बताएं इस डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले क्या चलता है। एजेंट चलता है तो बिल्कुल। एजेंट चलता है। उसके बाद क्या चलता है, फिर एलएलएम के पास जाता है। नहीं फिर एलएलएम के पास नहीं जा रही है। एजेंट चला, एजेंट ने अपनी चीजें चलाई ना पहले, टूल चला, गार्ड रेल चला, ये सारी चीजें चली ना, ये सारी चीजें चली सेकंड पर। उसके बाद फिर ये लेकर गया किसके पास, एलएलएम के पास। तो थर्ड में ये चला। फिर इनका जो एक साइकिल चलता है ये वाला वो एक अलग है। तो सबसे पहले क्या चला, एजेंट चला। उसके बाद क्या चला, उसके टूल्स, उसके हैंड ऑफ, उसके गार्ड्रेल्स चले। उसके बाद वो एलएलएम के पास गया। ये है लाइफ साइकिल। तो अगर आप आ जाएं इस इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी वो कहता है कि, चले मैं आपको डायग्राम से कंप्लीट पहले समझा दूं, उसके बाद जो है फिर हम चलते हैं डॉक्यूमेंट में। ये जो आपका एजेंट है ना, ये जो आपका एजेंट है ये वाला, ये एजेंट, इसके पास आपको नजर आ रहा है कि टूल है, हैंड ऑफ है, गार्ड रेल है। तो एक इसका अपना भी लाइफ साइकिल होता है। आए इसके अपने लाइफ साइकिल को भी ऑन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दो बड़ी चीजें, एक एजेंट और एक एलएलएम। एलएलएम उसका दिमाग है, एजेंट जो है वो पूरी बॉडी है, क्योंकि उसके हाथ पैर है ना, उसका टूल हाथ है, हैंड ऑफ जो है वो मतलब उसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये समझ लें। तो ये एजेंट के लाइफ साइकिल को अगर आप देखें गौर से, तो एजेंट चलता है, एजेंट में क्या चलता है, एजेंट में पहले टूल चलता होगा। उसके बाद एजेंट के पैरेलल में, एजेंट के पैरेलल में एक चीज और चलती है, वो है गार्ड रेल। और टूल के साथ जो है वो हैंड ऑफ भी ऑन हो ही जाता है, अगर हैंड ऑफ करना हो या टूल के तौर पे यूज करना हो तो ये भी हो ही जाता है।
तो मतलब ये लाइफ साइकिल मैंने किसकी ड्रॉ कर दी? एजेंट की। अच्छा, और एलएलएम का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल है। ये आपने एलएलएम वाला देखा। एलएलएम वाले में आपने क्या देखा कि पहले एजेंट चलता है, फिर इसकी चीजें चलती हैं, और फिर एलएलएम चलता है। एजेंट चलता है, फिर इसकी चीजें चलती हैं, फिर एलएलएम चलता है। तो एक एजेंट की लाइफ साइकिल है और एक एलएलएम की लाइफ साइकिल है। तो आइए जरा इसको देखते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से, कि डॉक्यूमेंट हमें क्या समझा रहे हैं, किस तरह समझा रहे हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आ जाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इवेंट हुक, ठीक है, तो कुछ तो खुलेगा। देखें, लाइफ साइकिल इवेंट हुक है, और इसके अंदर हम जाते हैं। दो अलग टाइप के हुक होते हैं ना, एक होता है एजेंट हुक, किसी के नाम से ढूंढ लें तो बेहतर है। एक होता है क्या आपका एजेंट हुक, और एक होता है आपका रन हुक। अच्छा, इसको हम देखेंगे, मतलब रनर जो है ना वो एक हुक है, और एक आपका है एजेंट का हुक। तो एजेंट वाले को भी हमने देखा है। आइए जरा एजेंट वाले को देख लेते हैं कि किस तरीके से एजेंट हुक काम करता है। एजेंट होके ये इसके अंदर ऑन स्टार्ट का इवेंट है, मतलब जब एजेंट स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये वाला मेथड चल जाता है, और उसके बाद जब एजेंट एंड होता है तब ये वाला मेथड चल जाता है। ऑन हैंड ऑफ होता है, जब एजेंट किसी को हैंड ऑफ करता है तब ये मेथड चल जाता है। ऑन टूल स्टार्ट, जब कोई टूल चलता है तब ये वाला मेथड चल जाता है। मुझे इन शॉर्ट आप ये बताएं कि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आपको ये चीज़ समझ आ रही है, या मैं आपको कोई एग्जांपल दूं? जी सर, समझ आ रही है। देखें, मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। आप ना ट्रेन पर बैठे, ठीक है, और ये ट्रेन जो है वो गायब हो गई। आप ट्रेन पर बैठे, ये वैसे बस है लेकिन आप इसको ट्रेन कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, इसमें खिड़कियां भी हैं। ये ट्रेन अभी इस वक्त खड़ी है कराची में, ठीक है, और कराची के इस स्टेशन से छुट्टियां मनाने के लिए लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा, कराची के स्टेशन से आपकी गाड़ी चली, और ये पहुंचेगी कहाँ पर? हैदराबाद में। अब ये जो हैदराबाद है, यहाँ आपके कुछ रिश्तेदार आ गए। होता है, अक्सर ऐसा होता है, आपके साथ नहीं हुआ होगा, रिश्तेदार अच्छे नहीं आपके। ये रिश्तेदार आ गए, उन्होंने आपको ना कोई खाने की चीज़ दे दी, ठीक है, जैसे बिरयानी बिरयानी उन्होंने घर पर बनाया और उन्होंने आपको हैदराबाद के स्टेशन पे दे दिया। ये जो हैदराबाद के स्टेशन है ना, ये लाइफ साइकिल में आपको पहुंचना है लाहौर, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल है कि कराची से स्टार्ट होगा और लाहौर पर ख़त्म होगा ये सफ़र। अब है क्या कि बीच में जो ये, जब हम हैदराबाद पहुंचते हैं, जब हम XYZ जगह पर पहुंचते रहते हैं, तो ये है वो मेथड जो कि जगह जगह पर हमें पहुंचते टाइम रिसीव होता है। आप कराची से स्टार्ट हुए, हैदराबाद पहुंचेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी लाहौर तो नहीं पहुंच सकते। हैदराबाद जब पहुंचेंगे तो उस वक्त हैदराबाद के स्टेशन पे जो है वो आपकी गाड़ी रुकेगी। तो उसके बाद आप XYZ जगह पर जब पहुंचेंगे तो उसकी गाड़ी वहां पर, वो वाली गाड़ी रुकेगी। तो ये वो मेथड्स हैं, जब चला और जब चल के खत्म हुआ। ये जो ये चल रहे हैं ना, चल रहे, इसके बीच में रुक भी तो रहे। तो ये जो गाड़ी रुक रही है ना, ये वही है। अगर आप इन मेथड्स को देखें कि आपका एजेंट चलना शुरू हुआ, तो चला, ठीक है, चला, उसके बाद जब स्टार्ट हुआ ना, जब स्टार्ट हुआ तो ये वाला मेथड चलेगा। इसके अंदर आप कुछ भी काम वाम करा सकते हैं, इसके अंदर रख कर ना।
ये मेथड आपको उस वक्त चल के मिलेगा जब आपका एजेंट चलना शुरू होता है। और ये जो ऑन एंड वाला है, ये कब होगा? जब आपका एजेंट चल के बिल्कुल खत्म हो जाता है। हैंड ऑफ जब करेगा आपका एजेंट तो फिर ये वाला मेथड चल जाएगा रन। और ये ऑन जब टूल चलाएगा तो ये वाला मेथड चल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इसे या नहीं समझ पा रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल का कोड जो है ना वो कैसे होता है, वो दो लाइफ साइकिल होते हैं। एक होता है आपके एजेंट का लाइफ साइकिल, एक होता है आपके रनर का लाइफ साइकिल, है ना। तो ये जो रनर है ये भी आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को चला रहे, और ये लाइफ साइकिल है, ये एजेंट का लाइफ साइकिल है। एजेंट अपनी चीज़ें जब चला रहे होते हैं तो उसका लाइफ साइकिल उसके हिसाब से, और रनर का जो लाइफ साइकिल चलता है उसमें एजेंट भी शामिल होता है। रनर के अंदर ही तो एजेंट चल रहे हैं ना, तो रनर का पूरा लाइफ साइकिल या एजेंट का लाइफ साइकिल जो भी है वो अलग अलग है। अब इन दोनों को आप हुक कर सकते हैं। जब चल रहे चलते चलते आपको कुछ मेथड ऐसे दिए हुए हैं, समझ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, यही तो समझ नहीं आता। जब ये लाइफ साइकिल चल रही होती है तो चलते टाइम आपको कुछ मेथड ऐसे दिए हुए होते हैं जो टूल कॉलिंग के ऊपर टूल कॉलिंग वाले मेथड चल जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जब भी टूल कॉल हो तब आप अपने डाटा को चेंज करें, कोई डाटा मंगवा लें कहीं से एपीआई कॉल करके या डेटाबेस से, कुछ इस तरह के काम आप करना चाह रहे हैं। लेकिन कब करना चाह रहे हैं? जब ये वाला टूल कॉल हो तो मैं ये डाटा मंगवा लूं, तो वहां पर आएगा फिर ये काम। अगर अच्छा टूल कॉलिंग से पहले से मंगवा के क्यों नहीं रख रहे? भाई मैं नहीं चाहता ना मेरा प्रोग्राम जो है वो स्लो हो या फजूल में सारे डाटा को पहले फैच करके लेकर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे यूज़र का नाम पता चले कि वो ताहा है, और कौन सा वाला ताहा है ये भी पता चले। उसके हिसाब से फिर मैं नाम और रोल नंबर के हिसाब से उसका डाटा डेटाबेस में से निकाल के लाऊंगा। पहले से मैं नहीं ला रहा, वरना मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट हैं, मैं किस किस का डाटा लेकर आऊँ? कितने सारे ताहा होंगे उसमें। पहले नाम वाम कंफर्म, थोड़ा प्रोग्राम चल जाए, जब मेरे पास सही डाटा आ जाए कि कौन सा यूजर अभी ऑपरेट कर रहा है हमारे प्रोग्राम को, उसके हिसाब से टूल कॉलिंग में डेटाबेस में जाएंगे और इफ एल्स की कंडीशन में फिल्टर करके ताहा का डाटा लेकर आएंगे। लेकिन ये मैं कब करना चाह रहा हूँ? जब टूल चले। कंडीशन बन सकती है ना ऐसी, ताकि मेरा प्रोग्राम जो है वो स्लो ना हो, जब ज़रूरत पड़ी तभी चला, वरना टूल कॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एजेंट वाले को देख लेते हैं। एजेंट वाले का कैसा होता है कि आप यहाँ पर लिखते हैं एजेंट हुक। ये रहा हुक है, और हुक भी क्या है? हुक्स है। और इसके लिए फिर आप बनाते हैं अपना एक अपनी एक क्लास बनाते हैं, और कोई भी क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, और क्लास का नाम आप रखते हैं माई, और एजेंट, और हुक। अच्छा ये इनहेरिट होता है, ये कहाँ से इनहेरिट होता है? ये एजेंट हुक से इनहेरिट होता है। तो हम यहाँ पर एजेंट हुक्स को लेकर आते हैं। अच्छा ये एजेंट बेस से इनहेरिट होता है या एजेंट हुक से इनहेरिट होता है, ये ज़रा मैं देख लेता हूँ। तो ये वाली क्लास है एजेंट हुक बेस। तो वापस आते हैं यहाँ पर एजेंट एसडीके में, एजेंट हुक बेस की क्लास को मंगवाते हैं। और ये ग्रीन नहीं हुआ, ये ग्रीन नहीं हुआ। तो हमें इस वाले को नहीं देखना है, ये गलत लिखा हुआ है। आपको इनहेरिट कराना होता है हुक से। तो बेस हटा दीजिएगा, और यहाँ पर सिंपल हुक आप लिख सकते हैं, और जाहिर है इसे इंपोर्ट भी कराना होगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। एजेंट हुक से आपने इनहेरिट करा दिया। देखिए जब आप इनहेरिटेंस कराते हैं ना, तो पेरेंट की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चाइल्ड के पास आ जाती हैं। मैं इस क्लास को खोल के इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। एजेंट हुक बेस की क्लास है ये। ओके, एजेंट हुक बेस क्लास यहाँ पर है। और ये जो है ये इंपोर्ट
इन्होंने कराए नहीं। चलें, हमें इसे ओपन करना पड़ेगा, एजेंट हुक बेस क्लास को ओपन करते हैं। तो आपको लगाना है एजेंट हुक, और एजेंट हुक बेस क्लास जो है ना वो इसकी यूं समझें कि लोअर लेवल में अंदर इंटरनली जो है वो ये वाली क्लास मैनेज कर रहा है। एजेंट हुक की क्लास जो है ना वो आपके एजेंट हुक के बेस की क्लास को डाटा ला कर देती है। तो आपका काम नहीं है ये सब करना। बस ये है कि ये मेथड्स यहाँ पर हैं जिसको डाटा लाकर वो खुद ही दे रहे हैं। तो मेथड्स आप यहाँ से उठा सकते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं वो आप उठा सकते हैं बिल्कुल। हमें अभी फ़िलहाल चाहिए ऑन स्टार्ट। वैसे सब उठा सकते हैं आप यहाँ से, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम सिर्फ एक को ट्राई करेंगे। तो ऑन स्टार्ट को हमने लगा लिया, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर यहाँ से आप इसे लगा दें, और सिंपल कर देता हूँ मैं थोड़ा इसे। टी एजेंट नहीं है, सिंपल एजेंट है, और रिटर्न कुछ भी नहीं करे, कॉल बिफोर। तो मैं इसके डॉग स्ट्रिंग को अभी फ़िलहाल हटा रहा हूँ, पास को भी हटा रहा हूँ। मैं रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, एक के ऑन स्टार्ट फ्रॉम हुक एजेंट हुक इज रनिंग। तो ये आपने जो क्लास बनाई है ना माई एजेंट हुक के नाम से, ये माई एजेंट हुक के नाम से जो क्लास बनाई है ये आप इसके अंदर दे सकते हैं, और आप इसको देख लीजिएगा कि ये एरे नहीं है, भले इसके नाम के साथ जो है वो एस लगा है लेकिन ये एरे नहीं है। तो आपको ये देकर चला देना है, और जब आप इसे चला देंगे तो क्या होगा कि अब वो आपको हुक्स दिखाना शुरू कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये रिटर्न होकर आया है। हम चला कर देखते हैं पहले, उसके बाद फिर एरर अगर आया तो उसे सॉल्व करेंगे। प्रिंट कराता हूँ मैं, रिटर्न ना करा के प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये चल रहा है। चला, ठीक है, ऑन स्टार्ट फ्रॉम एजेंट हुक इज रनिंग चला। और उसके बाद फिर आपके एलएलएम का जवाब आया। तो इसी तरह ये सारे हुक्स जो है ना आप एक एक करके उठा सकते हैं और चला सकते हैं, ताकि इसके सीक्वेंस आपको पता चल जाए। और एक दफ़ा आपको सीक्वेंस पता चल गया तो आप इसको देख पाएंगे कि क्या चीज़ ये पहले चलाता है और क्या चीज़ ये बाद में चलाता है। जैसे कि मैं इस पूरे को उठा लेता हूँ और फटाफट से यहाँ पर आकर इसको सेट कर देता हूँ आपके सामने, एक एक करके सिंपल कर देता हूँ और सेट कर देता हूँ। ये डॉग स्ट्रिंग हटाते हैं, पास हटाते हैं, यहाँ पर प्रिंट लगाते हैं, इसका जो नाम है वो नाम लिखते हैं, जैसे कि इसका नाम है ऑन एंड, और ये एजेंट है एनी को आप इसको हटा दें, और ये जो एनी है ये भी आप हटा ही दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, ऑन ये वाला इसको भी सेट करते हैं, इसकी ये चीज़ें हटाते हैं, ये लगाते हैं, इसका जो भी नाम है वो इसको देते हैं, और एजेंट एजेंट और ये हटा देते हैं टी कॉन्टेक्स्ट रैपर। अच्छा, उसके बाद हमें ये भी देखना है इसके नाम कहाँ गया, इसके नाम को कॉपी करते हैं, यहाँ पर नाम इसके नाम से रिप्लेस करते हैं, और बाकी डाटा टाइप्स अभी फ़िलहाल हटा दें, डाटा टाइप्स की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये तो। ऑन टूल एंड भी हो गया, ऑन एलएलएम स्टार्ट ये शायद आखिरी है।
ठीक है, तो ऑन ये वाला यहाँ पर लगा कर इसके नाम को यहाँ पर लिख दिया, और बस ये लास्ट है। इसके नाम को हमने ये यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, तो जो भी चलेगा ना, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी चली, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था कराची स्टेशन और उसको पहुंचना था लाहौर के स्टेशन। ठीक है, तो जो ये ट्रैवल है, इस ट्रैवल के बीच में और भी आते हैं ना ब्रेक, तो ये वही है कि एजेंट तो अपना चल के जवाब जो देगा वो तो देगा, लेकिन ये बहुत सारे ब्रेक पॉइंट है। जब ये स्टार्ट होता है तो ये मेथड चलता है, ये स्टार्ट होता है तो ये मेथड चलता है। इन सब की निशानी हमने कैसे लगाई है, प्रिंट कर दिया सबको। तो हम देखेंगे एक एक करके कि क्या क्या प्रिंट होकर आ रहे हैं हमारे पास। जब एजेंट स्टार्ट होता है तो क्या चलता है, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट का चला देता है ये मेथड। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, ऑन एलएलएम स्टार्ट। अच्छा, ये ऑन एलएलएम स्टार्ट ना, मैं आपको बताऊं, ऑन एलएलएम स्टार्ट लिखा होगा यहाँ पर, सबसे लास्ट वाला है ये। आप देख पा रहे हैं, सबसे लास्ट वाला है ये, नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट वाला है ये, क्या आप देख पा रहे हैं? ऑन एलएलएम एंड है, उससे पहले ऑन एलएलएम स्टार्ट है, सेकंड लास्ट है। इससे पहले कितने मेथड आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, चार मेथड इससे पहले आ रहे हैं। तो इसकी सीक्वेंस आप ताकि समझ जाए ना, ऑन स्टार्ट मतलब एजेंट का स्टार्ट होना, और एजेंट के स्टार्ट होने के फौरन बाद क्या स्टार्ट होता है, आपका एलएलएम स्टार्ट होता है, फिर आपका एलएलएम बंद होता है, फिर आपका टूल स्टार्ट होता है। टूल हमने बनाया है यहाँ पर, टूल टूल हमने बनाया यहाँ पर टूल, हाँ वेदर वाला टूल है, ठीक है, तभी चला है। वेदर वाला टूल हटा दूंगा तो वो टूल का मेथड ही नहीं चलाता। अच्छा, टूल स्टार्ट हुआ, फिर टूल एंड हुआ, फिर एलएलएम में स्टार्ट हुआ दोबारा से, क्यों, वजह क्या थी, क्योंकि टूल के अंदर का जो रिटर्न होता है वो भी तो हम एलएलएम को दूसरे चक्कर में दिखाते हैं। तो फिर से एलएलएम स्टार्ट हुआ, उसने देखा होगा टूल के अंदर से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर वो एंड हुआ, फिर टूल स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये दोबारा से टूल चलवा दिया इसने, फिर टूल एंड हुआ, उसके बाद फिर एलएलएम में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर पूरा एजेंट ही खत्म हो गया और एजेंट ने बोला कि ठीक है, बस हो गया मेरा। अब ये जवाब जो है वहां पर तो एरर आ गया, तो मेरी तरफ से ये जवाब आपको मिल गया कि अभी मैं एक्सेस नहीं कर सकता वेदर की इंफॉर्मेशन कराची के लिए। तो क्या आपने क्या हुक को देखा, लाइफ साइकिल इवेंट समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ वाला और मुश्किल सा था, कोडिंग वोडिंग करके ना इसको करके मुझे पता है आप देखेंगे तो नहीं, ऐसे ही समझ लें कि आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गया, ओके, पहले कैसे चला, क्या चला, फिर क्या चला, फिर क्या चला, सबके इवेंट्स हैं अलग अलग। पक्का समझ आया आपको? जी सर क्लियर। सर ये टूल दो बार क्यों चला फिर इसमें? वो दो, एरर आ गया तो उसको इग्नोर करके फिर ये दोबारा चला। हाँ क्या पता, जैसे, हाँ हाँ, ऐसे ही हुआ है। हाँ उसको जैसे एक दफा चला और फिर इसने इग्नोर किया। उसको यकीन वो नहीं हुआ कोशिश होगा। कर रहा है कि सही जवाब मिल जाए, ऐसे मिला नहीं तो फिर जब दो बार दोबारा इसलिए चला। चला और हाँ, फिर दो एरर दोबारा चला। देखा, फाइनली एरर, फिर इसने अपना जवाब बना के दे दिया कि भाई हम्म। एग्जिस्ट नहीं कर। जब तक जैसे जवाब नहीं बना तो समझे टूल चला। ये सिंपल है, जैसे अगर आपकी अम्मी ने आपको आवाज दी तो, और आपने सुनी नहीं उनकी आवाज, तो आपकी अम्मी को ये पहली दफा में इस बात पे यकीन नहीं होता कि आपने आवाज नहीं सुनी, उनको ये बिलीव होता है कि मेरी आवाज इसने सुनी नहीं होगी तभी जवाब नहीं दिया। तो वो पहले तसल्ली देती हैं अपने आप को, तो वो दोबारा आपको आवाज देती हैं। लेकिन जब दोबारा आवाज देती हैं और आपका रिप्लाई नहीं आता, तो फिर क्या होता है, फिर जो होता है वो आपको पता है। तो वो जो पहले ऐसा ही कुछ है, ये कि पहली दफा जब इसने टूल कॉल किया तो इसने बोला एरर आ गया, दोबारा चला कर देखता हूँ। तो इसने दोबारा चला कर देखा, फिर इसने बोला कि नहीं ये तो वाकई में नहीं चल रहा है, चलो मैं खुद ही बना के जवाब दे देता हूँ। समझ रहे हैं आप? जी सर। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, उसको हम कर लेते हैं। और क्या मुझे आपको रनर हुक भी दिखाना चाहिए, या आप समझ गए, जैसे एजेंट का लाइफ साइकिल है वैसे ही रनर का भी है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो ये रनर है, रनर भी ऐसे ही चलता है जैसे ये एजेंट का हुक चले, तो क्या बनाने की ज़रूरत है या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में एक नज़र दिखा दूं आपको कि क्या क्या कैसे कैसे मेथड्स होते हैं इसके?
बस सर दिखा दें इसको सर चलाने के दिखा लिए। दें हमें, आपको बताएं। कहाँ चले गया? लो, डॉक्यूमेंटेशन ही गायब कर दिया मैंने, 1 मिनट रुके। ओपन एआई, ओपन एआई एजेंट एसडीके और डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम देख सकते हैं रन हुक को, रन हुक बेस। हाँ जो भी है बस दिखा दिया मैं। देखिए इसमें रन हुक बेस के अंदर ये कह रहे हैं कि ऑन एलएलएम स्टार्ट है और ऑन एलएलएम एंड है और ऑन एजेंट स्टार्ट है, ये वही है, ये सब वही है, मतलब मेथड्स हैं। जब जब जो जो चलेगा तब तब वो काम होने लग जाता है। इसके एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको क्या करूँगा, सिर्फ ताकि आप 1 मिनट में समझ जाएं कैसे। देखें ये पूरा चल रहा है, इसमें टूल वाला है ना, ये टूल वाले, टूल स्टार्ट हुआ, टूल एंड हुआ। टूल अगर हम रखेंगे ही नहीं तो ये स्टार्ट होगा या एंड होगा ये देखना है हमें। टूल मिटा दिया, टूल के ऑप्शन भी मिटा दिए, सही है, टूल गायब कर दिया एजेंट से और दोबारा चलाया। बस ये देखना है टूल चला कि नहीं चला, टूल तो नहीं चला, टूल तो नहीं चला। ऑन स्टार्ट ऑन एलएलएम, बस यहाँ पर टूल नहीं है, तो आप देख पाए ना, जो चीज़ होती है उसके चलने पर वो उसका मेथड चलता है। ये चीज़ आप समझ पाए ना? जी सर। जी सर। चलें तो ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म, वो क्या तरीका है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को या कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, कॉन्टेक्स्ट में हमारा डेटा आता है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को अपने पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल कर सकते हैं। वो क्या तरीका है जिससे आपका डाटा पूरे आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाता है, और वो है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास की मदद से। ये बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं, बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन रनर डॉट रन। ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कॉन्टेक्स्ट बना लिया, ये मैं हटा देता हूँ, ये पूरा हुक हटा दिया मैंने। कोड नहीं कर रहा मैं कोड नहीं कर रहा, मैं बस आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आप जब रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से आप एक क्लास बनाते हैं ना, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कौन सी क्लास बनाई थी, बल्कि मेरे पास वो लिखा हुआ है, ये कोड जो है ये अभी वो वाला ही कोड है जिसमें हम अटक गए थे। देखें वही है ना डिफॉल्ट जिसमें था और ट्रू हम मंगवा रहे थे। तो ये जो आपने यहाँ पर लिख कर रखा है, और ये भी हटा देते हैं, सिंपल कर देते हैं। ये आपकी क्लास थी, इस क्लास का इंस्टेंस बनाकर हम कहाँ पास करते थे, रनर में। और रनर में कौन से वाले इसमें पास करते थे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करते थे। कॉन्टेस्ट। अगर मैं ये वो कह रहा है कि भाई रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में जो डाटा मिलेगा आपको, और ऑब्वियसली मिलेगा, आपको पता है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में डाटा मिलेगा इसका, अगर मैं इसको इंस्टेंशिएट कर दूँ तो, है ना, मिलेगा ना। तो आप लोग बोलते नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता कि आपको समझ आ भी जी रहा है सर कि नहीं। मिलेगा मिलेगा। फिर करके दिखाना पड़ता है मुझे। देखें ये यूज़र इन्फो का इंस्टेंस यहाँ पर बनाएंगे, तो यूज़र इन्फो के अंदर ताहा डालेंगे, जो भी लिखेंगे उसको पहुंचाना पड़ेगा हमें, पहले कहा रनर के कॉन्टेक्स्ट की पैरामीटर में। फिर वो सप्लाई करेगा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, जहां जहां पर भी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर आपको लगाने की इजाज़त है, वहां वहां पर आपको वो डाटा अवेलेबल हो जाएगा। और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मैंने जितना भी देखा है ना, वो तो तकरीबन हर जगह पर ही होता है। हुक वाले मेथड में, डायनामिक इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं उसके फंक्शन में, अलग अलग टाइप के मेथड्स, अलग अलग टाइप के फंक्शन हर जगह पर अवेलेबल है वो। तो वो पहुंचता है कैसे, उसकी सप्लाई पहले यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, रनर के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर है उसमें आप देते हैं इंस्टेंशिएट जो आप करते हैं वो,
और वो फिर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में देता है जाकर। तो ये वो पूछ रहा है। क्या आपको ये चीज समझ आया? What is the primary mechanism by which initial context object is made available to everywhere run context wrapper? ये कह रहा है कि वो क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में जहां जहां पर भी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है उसमें आपके कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आ जाता है। वो क्या मैकेनिज्म है? तो वो ये मैकेनिज्म है कि जो आपका रनर होता है उस रनर के अंदर आप देते हैं कॉन्टेक्स्ट का कीवर्ड, और कॉन्टेक्स्ट के कीवर्ड में क्या देते हैं? पाइडेंटिक की क्लास से जो इंस्टेंशिएट करके वेरिएबल बनाया आपने वो देते हैं। उससे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर जहां जहां पर है वहां वहां पर वो डाटा मिल जाता है। क्या आपको ये सवाल समझ आया और इसका जवाब समझ आया? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे इसे।